चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो उस दिन मैंने एक क्वेश्चन में डाउट छोड़ दिया था ना, उसको देख लो पहले, ठीक है। जेंसेन इक्वलिटी वाला सी आई। ठीक है, स्क्रीन विजुअल है ना सबको? कोई कंफर्म करो एक बार। वॉइस क्लियर है ना? यस सर। स्क्रीन में विजुअल है ना? शो हो रही ना स्क्रीन? यस यस सर। तो वो वाला क्वेश्चन क्या था जेंसेन इक्वलिटी का, कि एक्स एक नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल था। ओके, एक्स इज नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल। ओके, एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इक्वल टू था 1। तो उसमें सेकेंड ऑप्शन जो था वो था एक्सपेक्टेशन ऑफ कॉस एक्स होल स्क्वायर प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ साइन एक्स होल स्क्वायर। ओके, तो मैं कह रहा हूँ एक बार तुम जी ऑफ एक्स को कॉस एक्स टेक करो। ओके, जी ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, एंड देन तुम टेक करो। तो इससे क्या आएगा, जी प्राइम क्या आएगा, माइनस का साइन एक्स, एंड जी डबल प्राइम क्या आएगा, कॉस एक्स। तो कॉस एक्स कैसा फंक्शन हुआ बताओ? कॉनकेव। यस यस। कॉनकेव में जेंसेन इक्वलिटी क्या होती है? एक्सपेक्टेशन ऑफ जी ऑफ एक्स लेस आर इक्वल टू जी ऑफ, ये होती है जेंसेन इक्वलिटी। ठीक है, जिसको नहीं पता वो लिख लीजिए, जेंसेन इक्वलिटी होती है ये जेंसेन इक्वलिटी है कब, जब तुम्हारा जी तुम्हारा कॉनकेव हो, ठीक है। और कॉन्वेक्स में ये ग्रेटर वाली होती है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ कॉस एक्स लेस आर इक्वल टू कॉस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। ओके, नाउ तुम टेक करो जी ऑफ एक्स को साइन एक्स। अगर तुम साइन एक्स टेक कर रहे हो तो क्या होगा, जी प्राइम क्या होगा, कॉस एक्स। जी डबल प्राइम क्या होगा, माइनस साइन एक्स। सो दिस इज कॉनकेव इक्वेशन 1 दो इसको, ठीक है। तो तुम्हारा एक्सपेक्टेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, दिस इज लेस आर इक्वल टू साइन ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। ओके, अब एक्सपेक्टेशन एक्स की वैल्यू है 1, तो ये साइन 1 हो जाएगा, ये कास 1 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू कास 1, क्योंकि एक्सपेक्टेशन एक्स की वैल्यू है 1। अब क्या करो, उसमें दोनों का होल स्क्वायर ऐड करवाया ना, तो इक्वेशन 2 और 1 को स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ? स्क्वायर प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस आर इक्वल टू कॉस स्क्वायर 1 प्लस। ओके, तो 1 आ जाएगा, और वहाँ ग्रेटर बोला था ना, ठीक है। ये ऐसे होगा, मैं बोल रहा था ना कुछ स्क्वायर करके ऐड करेंगे, तो एक्चुअली में cos x और sin x को लेना था। अब एडजेंशन इक्वलिटी समझ लो, अगर जी कॉन्वेक्स फंक्शन है, सर उसमें लिखा है ग्रेटर देन और इक्वल टू। सर इक्वल टू तो है ही सर ना। लेकिन उसने
ये ऑप्शन ट्रू होना चाहिए, लेकिन उसने इक्वल के वो नहीं माना ना, ऑप्शन को उसने ट्रू नहीं किया ना। ऑप्शन अकॉर्डिंग ट्रू होना चाहिए। वहां पर मैंने उस दिन ही बोला था कि ग्रेटर एंड होता तो ऑप्शन फॉल्स हो जाता, लेकिन आज हमने वन फाइंड किया तो ग्रेटर आर था, आर वन के तो इक्वल आ रहा है, ये ऑप्शन फॉल्स Yes, कैसे sir. है? ये मैंने क्या बोले, लिस्ट, अगर वो एंड कह देता ग्रेटर एंड तो ये फॉल्स हो जाता, क्योंकि ये दोनों एक साथ नहीं वो कर रहा, लेकिन ये एक तो वो कर रहा है ना, इक्वलिटी की कंडीशन होल्ड कर रहा है इफ जी इज कॉन्वेक्स फंक्शन, तब तुम्हारा जंक्शन इक्वलिटी होता है, जो वो होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ जी ऑफ एक्स। और इस पे क्वेश्चन करना है अगर जंक्शन पे, तो गेट पे भी क्वेश्चन मिल जाएगा जंक्शन में, ठीक है। एक डाउट था सर। बोलो। जैसे आपने स्क्वायर किया हुआ है इक्वेशन 1 और 2 को, तो क्या स्क्वायर करने पे जो इनइक्वालिटी का जो साइन है वो अनअफेक्टेड रहेगा? क्योंकि दोनों में एक ही साइन है ना, है? दोनों पे एक ही साइन है ना। हाँ बट, हाँ साइन तो सर एक ही है। तो अगर ये ए ग्रेटर मान लो वन है, बी ग्रेटर वन है, तो ए स्क्वायर ग्रेटर वन का सुन तो पॉजिटिव आएगा ना, एंड बी स्क्वायर ग्रेटर वन, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू तो होगा ही होगा ना, क्योंकि ये तो कोई कांस्टेंट है, मतलब cos वन की कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी, sin वन भी कोई कांस्टेंट वैल्यू देगा, दोनों में इक्वलिटी एक है, तो हम ऐड तो कर सकते हैं ना। अगर इनमें से किसी की निगेटिव वैल्यू हो, अब ये वैल्यू चेक करो, अगर निगेटिव होगी तो इफेक्ट वो कर देगी ये। निगेटिव वैल्यू तो हो नहीं सकती साइन वन की। और कोई डाउट? ओके सर। परमुटेशन वाला क्वेश्चन यार वो अभी सॉल्व हुआ नहीं, जब सॉल्व जब आधा टॉपिक सॉल्व करेंगे तो उसमें हो सकता है बताएं परमुटेशन वाला, ठीक है। इसके बाद मैंने एक क्वेश्चन में हिंट दिया था, आइडिया क्वेश्चन की 557, इसमें मैंने हिंट दिया था, कितने लोग इसको सॉल्व कर लिए थे। क्वेश्चन है 557, आईडी है, पेज नंबर है 42, ठीक है। क्वेश्चन लिखो एक बार। क्वेश्चन ने बोला कि इफ एक्स आई आर आई आई डी रैंडम, मतलब रैंडम सैंपल है तो आई आई डी है, ठीक है, आई आई डी है, रैंडम सैंपल है ये, या आई आई डी रैंडम वेरिएबल पे लिखा है, वो आई आई डी रैंडम वेरिएबल, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यूनिफॉर्म 0 कामा थीटा है, ठीक है, और ये करस्पॉन्डिंग आर्डर स्टेट्स हैं। टेस्टिंग क्या है, टेस्टिंग तुम्हारा गिवन है एच नॉट इक्वल टू थीटा इक्वल टू 1 बी एस एच वन थीटा ग्रेटर 1। इसमें बोला कौन सा साइज अल्फा टेस्ट होगा, साइज अल्फा, ठीक है, एंड अल्फा को उसने एक 0 से ग्रेटर, अल्फा से ग्रेटर 1/2, ओके, ये फिक्स किया उसने, ठीक है। पहला ऑप्शन है तुम्हारा
फर्स्ट ऑप्शन है x1 ग्रेटर 1 माइनस अल्फा। तो मैंने बोला था कि इसका साइज चेक कर लो, जिसका साइज अल्फा हो वो आंसर ट्रू हो जाएगा। तो इसमें साइज चेक करने का मतलब क्या होता है, साइज का फार्मूला क्या होता है, साइज मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, मतलब टाइप 1 एरर होती है। साइज मीन्स टाइप 1 एरर, टाइप 1 एरर मतलब क्या होता है, टाइप 1 एरर मतलब अल्फा अल्फा Reject when it's प्रोबेबिलिटी not is ऑफ true. x बिलोंग टू w ग्रेटर एच नॉट। और ये क्रिटिकल रीजन अगर है ये, तो इसमें प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 ग्रेटर 1 माइनस अल्फा। h1 क्या है, h1 है तुम्हारा, h नॉट क्या है, थीटा इक्वल टू 1 है। तो इसे फाइंड करो, क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा से अल्फा एंड यहाँ यूनिफॉर्म 0 का थीटा यानी यूनिफॉर्म 1 इंटू डी एक्स। तो कितना आ जाएगा 1 माइनस अल्फा, ये प्लस हो जाएगा अल्फा, यानी ये है, ये तो साइज अल्फा है ना। ठीक है, पहला तुम्हारा ट्रू हुआ। सेकंड है तुम्हारा x ऑर्डर n ग्रेटर 1 माइनस अल्फा टू पावर 1 बाई एन। अब मुझे बताओ अगर x साइज तुम्हारा यूनिफॉर्म 0 का थीटा से है और अंडर h1 h नॉट में बात करूं, अंडर h नॉट, तो h नॉट में क्या है, थीटा इक्वल टू 1 है, तो एक्स आई क्या हो जाएगा, एक्स आई फॉलोज यूनिफॉर्म 0, 1। तो अगर एक्स आई यूनिफॉर्म 0, 1 को फॉलो करता है तो एक्स ऑर्डर एन क्या फॉलो करेगा, बीटा Beta n1. फर्स्ट का एन कामा 1, मतलब क्या पीडीएफ होगा इसका, एन एक्स के पावर एन माइनस 1, यही होगा ना, 0 to x to 1, ये पीडीएफ होगा इसका। ये जिसको नहीं समझ में आया वो ये लिख दे, एक्स ऑर्डर आर ये जो होता है ये इन जनरल फॉलो करता है बीटा फर्स्ट काइंड आर कामा एन माइनस आर प्लस 1। ओके, तो एक्स ऑर्डर एन है, तो अब इसका अल्फा निकालना, तो कैसे निकालेंगे, वही फार्मूला लगाओ, अल्फा इक्वल टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बिलोंग टू क्रिटिकल रीजन गिवन एच नॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बिलोंग टू क्रिटिकल रीजन मतलब क्या हुआ, एक्स ऑर्डर एन ग्रेटर 1 माइनस अल्फा टू पावर एन, ओके सॉरी 1 बाई एन, ओके, गिवन थीटा इक्वल टू 1। तो थीटा इक्वल टू 1 पर अभी एक्स ऑर्डर एन का डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड किया, क्या है बीटा 1 एन कामा 1, तो 1 माइनस अल्फा टू पावर 1 बाई एन टू 1 एंड एक्स टू पावर एन माइनस 1 एंड एन डी एक्स। जब इसका तुम इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा, बताओ ये क्या होगा, ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, ओके, तो दिस इज इक्वल टू अल्फा। किसी को डाउट है तो पूछो, जिसको समझ में ना, देखो प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं, इसका हमने पीडीएफ फाइंड किया, इसका पीडीएफ आया ये एन एक्स पावर एन माइनस 1, और इसकी अपर लिमिट 1 है और इसकी लोअर लिमिट क्या है, ये है, तो लोअर लिमिट टू अपर लिमिट इंटीग्रेट कर दो इस पीडीएफ को, जब इंटीग्रेट किया पीडीएफ को तो तुम्हारा अल्फा आ गई वैल्यू। अब आते हैं थर्ड ऑप्शन पे, जब सेकेंड टू है तो थर्ड तो टू हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है ना, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। तो थर्ड में क्या कह रहा है, एक्स ऑर्डर एन लेस 1 माइनस अल्फा के पावर 1 बाई एन। तो भाई इसमें जब तुम साइड निकालोगे तो ये आएगा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ऑर्डर एन लेस। आपकी आवाज दब दब के आ रही है। अच्छा, मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही क्या, नहीं, आवाज तो क्लियर आ रही है लेकिन दब दब के आ रही है, वेट करो 1 मिनट। कभी कम कभी ज्यादा आ रही है। अच्छा ओके ठीक है, मैं सही कर, तो एक्स ऑर्डर एन लेस 1 माइनस अल्फा के पावर 1 बाई एन है। तो ये अभी तुमने निकाला, इसका ये किसका कॉम्प्लीमेंट है, ये 1 माइनस
probability of x order n greater 1 minus alpha to power 1 by n given theta equal to 1। अब वॉइस सही है? हाँ कंसिस्टेंट है। थीटा इक्वल टू 1। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या आई अभी निकाला, तो इसकी अल्फा आई थी। मान लो यहाँ अल्फा मत लिखो, यहाँ तुम लिख दो साइज। ओके, तो इसकी अल्फा आई थी, तो ये 1 माइनस अल्फा साइज का हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि एक्स ऑर्डर 1 इसका कॉम्प्लीमेंट इवेंट ये है, तो ये 1 माइनस अल्फा साइज का, अल्फा साइज की वो बात कर रहा है। ओके, अब आते हैं फोर्थ में। तो फोर्थ ऑप्शन क्या है? फोर्थ ऑप्शन है एक्स ऑर्डर 1 ग्रेटर 1 माइनस अल्फा टू पावर 1 बाई एन। तो अब मुझे ये बताओ कि अगर एक्स आई अंडर एच वन, मैं अंडर एच नाट बात करूं, तो यूनिफॉर्म 0,1 है अंडर एच नाट, क्योंकि अंडर एच नाट जो है वहां थीटा इक्वल टू 1 है। ओके, तो एक्स ऑर्डर 1 क्या फॉलो करेगा? एक्स ऑर्डर 1 फॉलो करेगा तुम्हारा बीटा फर्स्ट काइंड 1 कामा एन। ओके, और इसका पीडीएफ क्या होगा? इसका होगा एन 1 माइनस एक्स टू पावर एन माइनस 1। ये पीडीएफ होगा 0 टू एक्स टू 1। ओके, ना यहाँ प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करें एक्स ऑर्डर 1 ग्रेटर 1 माइनस अल्फा टू पावर 1 बाई एन, तो किसके इक्वल आएगा? ये इक्वल आएगा 1 माइनस अल्फा टू पावर 1 बाई एन 1 एन 1 माइनस एक्स टू पावर एन माइनस 1। जब इसको आगे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा? ये आएगा 0, लेकिन यहाँ माइनस से पहले मल्टीप्लाई कर लो, माइनस, तो आएगा 0 माइनस 1 माइनस अल्फा टू पावर 1 बाई एन टू पावर एन। ओके, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 से 1 कैंसिल हुआ, और ये प्लस हो जाएगा, यहाँ अल्फा टू पावर एन आ जाएगा, मतलब अल्फा आएगा ओनली। ये कैलकुलेशन है, ठीक है, अल्फा ही आएगा, कैलकुलेशन सही है। वैसे अल्फा टू पावर एन आएगा, एन बाई 1 बाई एन इंटू एन 1 हो जाएगा, तो ये भी सही है, ठीक है। अब जिसको इसमें डाउट हो तो बताओ, नहीं आगे सॉल्व करें। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन पे? किसी को डाउट हो तो बताओ, नहीं आगे सॉल्व करें। आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रिग्रेशन का है, ठीक है। वो क्वेश्चन अभी नहीं, रिग्रेशन जब पढ़ाएंगे तब करेंगे। इसके आगे जो क्वेश्चन है वो है नॉन पैरा का, नॉन पैरा जब पढ़ाएंगे तब करेंगे, ठीक है। फिर वेजियन का, वेजियन जब पढ़ाएंगे। फिर भी लीनियर मॉडल का है, लीनियर मॉडल जब पढ़ाएंगे, ठीक है। इसके आगे वाला क्वेश्चन बताओ, यूनिट 4 क्वेश्चन आईडी 563 ये करेंगे। अच्छा, तो 563 क्वेश्चन, पेज नंबर है, क्वेश्चन आईडी ये है और पेज नंबर है 45, पेज नंबर है 45। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर एक्स आई फॉलो कर रहा है नॉर्मल, मान लो, पहले क्वेश्चन नहीं, पहले मैं नॉर्मल चीज कुछ पूछ रहा हूँ। एक्स आई नॉर्मल 0,1 को फॉलो कर रहा है, और इसमें सिर्फ वो दिया है कि एक्स आई नॉर्मल, इंडिपेंडेंट नहीं दिया है, तो ये बताओ समेशन एक्स आई क्या फॉलो करेगा? ये नॉर्मल 0,n फॉलो करेगा या नहीं? करेगा सर। इंडिपेंडेंट नहीं है, उसने क्या बोला, ये आईआईडी नहीं है, ये ओनली आइडेंटिकल है, इंडिपेंडेंट नहीं है, तो ये फॉलो करेगा नॉर्मल 0,n। सर कोवेरियंस 0 होगा तो फॉलो करेगा सर। सर कोवेरियंस 0 तो दिया है सर। कोवेरियंस 0 दिया है सर ई ऑफ एक्स आई एक्स से 0 दिया है और ई ऑफ एक्स भी 0 दिया है। किस केस पे दिया है ये नहीं पढ़ी? आई नॉट इक्वल टू जे, अगर आई इक्वल टू जे हो जाएगा तब क्या होगा? तब वेरिएंस हो जाएगा ना वो तो। कोवेरियंस हो जाएगा ये सर। ठीक है, अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो
फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, ये बात यहाँ तक समझ में आते हैं अब क्वेश्चन पे। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे उसने गिवन किया है कि x1 x2 so on xn। ओके, एक मिनट वेट करो। ठीक है, बता रहे हैं। वही xi फॉलो कर रहा है नॉर्मल 0,1 को। ठीक है, इनका मार्जिनल जो है वो नॉर्मल 0,1 है। ठीक है, नॉर्मल 0,1 मार्जिनल सबका। ठीक है, इक्वल टू एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ xi और xj जो है दिस इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल I not equal to j। okay, then y equal to x1 plus x2 plus xn। ये एक डिफाइन किया रैंडम वेरिएबल, और एक रैंडम वेरिएबल उसने डिफाइन किया b इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस xn स्क्वायर। ये एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया है। अब ये बताओ, उसने किसने बोला अभी ने, कोवेरिएंस ऑफ x कामा xi कामा xj क्या होगा जब i नॉट इक्वल टू j होगा। भाई इसमें दो केस बनेंगे ना। देखो, अब ये दो केस बन गया ना, यहाँ i इक्वल टू j हो सकता है और i नॉट इक्वल टू j हो सकता है। तो i इक्वल टू j पे तो वेरिएंस ही आ जाएगा और i नॉट इक्वल टू j पर कोवेरिएंस आएगा। तो एक तरह से ये क्या बनेगा, मतलब कोवेरिएंस ही बोल दो उसको, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको कोवेरिएंस वेरिएंस। और ठीक है, तो i इक्वल टू j पर क्या होगा, वेरिएंस हो जाए। i इक्वल टू j पर क्या वैल्यू देगी ये, सो 1। ओके 1। और i नॉट इक्वल टू j पर 0। 0। ओके, टू हो सकती है क्या? आई मीन आई इक्वल टू जे पे वैल्यू 2 होगी कोवेरिएंस की। कैसे 2 होगी, उसमें मैं उसका केस देख रहा था बाई वाला, नहीं इसमें तो 1 ही होगी जी। जो कोवेरिएंस ऑफ मतलब वेरिएंस ऑफ xi इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ xi स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ xi होल स्क्वायर। ओके, तो इसका मार्जिनल जब हर रैंडम वेरिएबल का मार्जिनल नॉर्मल 0,1 है तो ये तो 0 होगा और ये 1 हो जाएगा, तो वेरिएंस तो 1 ही आएगा ना, इक्वल टू 1। ओके, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि इसने पहला ऑप्शन इसमें क्या बोला, y हैज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 0 एंड वेरिएंस n। तो इस पे कौन कौन से ऑप्शन ट्रू होंगे बताओ कोई। सर बी तो नहीं होगा सर, क्योंकि इंडिपेंडेंट नहीं है। बाकी 3 4 में सर एक होगा, फर्स्ट भी होना चाहिए सर।
इंडिपेंडेंट नहीं है तो तुमने बोला कि वो मल्टीप्लाई जीरो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अभी तुमने एक चीज और बोला कि अगर कोवेरिएंस जीरो है तो इंडिपेंडेंट होंगे। नहीं सर, इंडिपेंडेंट होते हैं तो कोवेरिएंस जीरो होता है, कोवेरिएंस जीरो है तो जरूर नहीं इंडिपेंडेंट है। ओके, जब इंडिपेंडेंट नहीं है तो तुम सम को नॉर्मल कैसे कन्वर्ट करा रही हो? मेरी बात समझ में आई? अगर इंडिपेंडेंट तुम नहीं बोल रही हो तो सम नॉर्मल कन्वर्ट कैसे कर सकता है? वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर से। वीक लॉ ऑफ लार्ज सर नंबर से? मतलब लॉ ऑफ लार्ज नंबर से वो नॉर्मल भले हो सके ना फॉलो करे, लेकिन करेगा तो वहीं पर जाके। नहीं तो सर उसमें उसका मीन नहीं, वो नॉर्मल हो ना हो, ये इस पर शक है। नहीं तो उसने ऑप्शन में क्या बोला? वाई हैज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन दिस एंड वेरिएंस दिस। वहां उसने मीन तो की बाय बात नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन इसको हम कर रहे हैं, फिर सीएलटी लगाएंगे। सर जो पहला वाला ऑप्शन है, अगर उस पे जैसे मीन तो डायरेक्टली हम निकाल ही लेंगे हाँ, एक्सपेक्टेशन लगा पहले के, मेरी बात और सुनो, जब पहले मेरी बात सुनो, लगाएंगे पहले मेरी तो बात सुनो। मैं कोवेरी जी हाँ। हम ऐसा रैंडम वेरिएबल बना सकते हैं जिसका मीन एंड वेरिएंस ऑल मोमेंट नॉर्मल के इक्वल कर दें, बट वो डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं होगा, मतलब उसकी डेंसिटी नॉर्मल नहीं हो सकती। ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है जो सिमेट्रिक हो जाए, सिमेट्रिक हो जाएगा, नॉर्मल की सारी प्रॉपर्टी ले लेगा, लेकिन हो सकता है पीडीएफ नॉर्मल के जैसा ना हो। इस इट में क्वेश्चन में भी यही लॉजिक, इट में भी ना, इस क्वेश्चन का यही लॉजिक है कि दो सर पद मतलब को। वाई का मीन जीरो होगा और वेरिएंस n होगा, लेकिन जरूर नहीं है वो नॉर्मल हो। हाँ, बस यही लॉजिक है, यही मैं पूछना नॉर्मल चाह रहा था। अभी तुम लोगों ने बोला कि इंडिपेंडेंट है तो थर्ड ऑप्शन फॉल्स होगा। जब थर्ड ऑप्शन तुम फॉल्स बोले हो तो ऊपर के दोनों ऑप्शन फॉल्स हो जाएंगे, बिकॉज जब थर्ड फॉल्स है तो नॉर्मल फॉलो नहीं करेगा, नॉर्मल नहीं फॉलो करेगा, काई स्क्वायर बन ही नहीं पाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचा ट्रू होने का इस पे। अरे जब जब इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगी तो फिर नॉन सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन वो फॉलो करेंगी। नॉन सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन में इंडिपेंडेंट नहीं होते। सीएलटी के केसेस होते हैं ना, जैसे सीएलटी में एक केस होता है आईआईडी लेते हैं, एक में इंडिपेंडेंट लेते हैं, एक में डिपेंडेंट लेते हैं, फिर एक में दोनों सीएलटी, चीज नहीं लेते हैं। मेरी बात सुनो, सीएलटी या नॉट केस ऑफ स्टैंडर्ड किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो। सीएलटी लार्ज सैंपल में लगता है, लार्ज सैंपल की बात उसने नहीं किया यहाँ। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक ठीक ठीक। सीएलटी इज नॉट टॉपिक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, सीएलटी का भी डिस्ट्रीब्यूशन ही मतलब वो बोलता है कि लार्ज डेटा जब हम ले लेंगे तो नॉर्मल में आ जाएगा डेटा। हाँ हाँ, मैं वही कह रहा था, अगर यहाँ लार्ज सैंपल डेटा नहीं दिया हुआ है तो फिर सीएलटी नहीं जाएगा, बाय द सीएलटी हमारा अप्रोच सीएलटी नहीं हमेशा रहेगा। हम एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ही लगा सकते हैं, ये बात मतलब कहीं भी अगर एन टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो वहां सीएलटी लगता है। सीएलटी में अगर इनफाइनाइट में कन्वर्ज नहीं कर रहा है तो सीएलटी हम नहीं लगाते। इसने डिस्ट्रीब्यूशंस की बात किया तो ये समझ में आया तीन ऑप्शन कैसे फॉल्स हुए। थर्ड फोर्थ ऑप्शन तुम्हारा चेबी चेप से ट्रू है। सबको समझ में आया ना ये कि थर्ड ऑप्शन, तीन ऑप्शन स्टार्टिंग के 1 2 3 कैसे फॉल्स हुए? 1 2 एंड 3। यस सर। ओके, फर्स्ट में उसने यस सर। बोला कि वाई फॉलो नॉर्मल, वाई फॉलो नॉर्मल जीरो कामा एन, तो नॉर्मल जीरो कामा एन नहीं फॉलो कर सकता। मीन और वेरिएंस इक्वल होना, दिस इज नॉट कंडीशन फॉर किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर जाए। मीन और वेरिएंस किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के तुम इक्वल ला सकते हो। मैं ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन दो दे दूंगा जिनका पीडीएफ अलग अलग होगा लेकिन उनके हर एक मोमेंट उनका इक्वल हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन लिखूं ऐसे, मतलब जिसका मोमेंट, इसमें थोड़ा थोड़ा हाई, ये क्वेश्चन थोड़ा हाई थ्योरी का है, मतलब ये क्वेश्चन इसी को हाँ बोलते हाँ, हैं। लिखिए लिखिए लिखिए। लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जानते हो?
हाँ लॉग नॉर्मल सुना है, जानते भी हैं। ओके एक मिनट वेट करो, मैं थोड़ा देखो थ्योरम डाल लेना। एग्जाम्पल तो सर कोई भी ले सकते हैं ना? हाँ हाँ हाँ, कोई भी ले सकते हो, कोई भी एग्जाम्पल तुम खुद से बना सकते हो जिसके सारे मोमेंट्स इक्वल हो जाए, ठीक है। तो ये एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन is not uniquely determined by its moment. By its moment. ओके, ये थ्योरम है, ठीक है। इसको शो कैसे करेंगे? सपोज करो x एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जो लॉग नॉर्मल को फॉलो करता है, ठीक है। ये लॉग नॉर्मल का क्या होता है? सिंबल होता है ना, ये होता है ना लॉग नॉर्मल का सिंबल 0,1। तो fx क्या होगा इसका? जो हो जाएगा तुम्हारा 1/√2 पाई x e टू पावर एक्सपोनेंशियल माइनस हाफ log x स्क्वायर। ओके, अगेन तुम एक नया रैंडम वेरिएबल बनाया y, जिसका पीडीएफ है जी ऑफ y। y एक इसका पीडीएफ है 1 प्लस ए साइन 2 पाई log y। ओके, साइन 2 पाई log y एंड एफ वाई। ओके, एफ वाई, ओके, माइनस 1 2, मतलब मॉड ऑफ ए लेस आर इक्वल टू 1। ओके, मॉड ऑफ ए लेस आर इक्वल टू 1। अब मुझे बताओ एक्सपेक्टेशन ऑफ y टू पावर r क्या आएगा? ये y एक रैंडम वेरिएबल है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ y टू पावर r, एक्सपेक्टेशन ऑफ y टू पावर r जब फाइंड करेंगे तो ये क्या आएगा? ये आएगा 0 टू इन्फिनिटी, y की रेंज है 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। y ग्रेटर 0, ठीक है, बिकॉज x इज ग्रेटर 0, x भी ग्रेटर 0 होता है ना, लॉग नॉर्मल का यही तो होता है ना वो। तो ये क्या हो जाएगा? g ऑफ y y टू पावर r एंड g ऑफ y dy। ओके, अब इसका एक्सपेक्टेशन फाइंड करो। इसका एक्सपेक्टेशन क्या हो जाएगा? 0 टू इन्फिनिटी y टू पावर r एंड जी वाई की वैल्यू कितनी है? f ऑफ y, 1 से मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ, f ऑफ y प्लस a साइन। अभी हम बताएंगे ऐसे एग्जांपल कैसे वो बनाना है अपने से खुद से, ठीक है। इससे इजी भी एग्जांपल बन सकता है, लेकिन अभी f ऑफ y, ओके, तो इंटू डी ऑफ y। तो पहला तुम्हारा क्या आ गया? 0 टू इन्फिनिटी y टू पावर r f ऑफ y एंड डी वाई। एंड सेकेंड क्या आ गया? a 0 से इन्फिनिटी साइन 2 पाई log y एंड एफ वाई डी वाई, एफ वाई डी वाई। ओके,
अब देखो इंटीग्रेशन 0 to infinity a sin 2 pi log y dy fy dy, ये अगर जीरो चला जाएगा तो तुम कह सकते हो कि मोमेंट दोनों की इक्वल हो जाएंगे। अब ये जीरो होगा, ये कैसे जीरो होगा, ये कैसे जीरो होगा बताओ। एफ ऑफ आई का पीडीएफ क्या है, 0 to infinity a to a sin, एक तरह से अगर तुम log y को t मान लो, log y को t मानोगे तो log y तुम्हारा क्या फॉलो कर जाएगा, नॉर्मल। एफ ऑफ आई का पीडीएफ होगा 1/√2 पाई y एंड e के पावर हाफ log y स्क्वायर। ओके, log y क्या फॉलो कर जाएगा भाई, log y तो तुम्हारा एक log नॉर्मल है, तो log y नॉर्मल फॉलो करता है ना। या ठीक है, नॉर्मल पे मत आओ अभी, ठीक है, नॉर्मल में मत आओ। तुम ये बताओ मुझे, log y को अगर मैं t पुट कर दूं यहाँ, log y को अगर मैं t पुट कर दूं यहाँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा चेंजेज, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो जाएगी लिमिट, होगी लिमिट माइनस इन्फिनिटी की नहीं। और ये क्या हो जाएगा, ए बाहर ले लो, और ये हो जाएगा 1/√2 पाई, और ये हो जाएगा क्या साइन टी, और ये क्या हो जाएगा e के पावर माइनस का हाफ टी स्क्वायर। ओके, और क्या आएगा बताओ, और कुछ आएगा, भाई log y को जैसे t माना तुमने तो dt यहाँ dy रहा होगा तो dy कितना आएगा, y इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा e टू पावर t, तो dy कितना आ जाएगा e टू पावर t dt, तो ये e टू पावर t dt। ठीक है, e टू पावर t dt, और यहाँ पर एक चीज का और मल्टीप्लाई होगा ना, y के पावर r भी यहाँ मल्टीप्लाई होगा ना, y के पावर r भी तो मल्टीप्लाई होगा, यहाँ देखो ये y टू पावर r भी तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, y टू पावर r भी मल्टीप्लाई होगा, तो y टू पावर r जैसे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, y की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो क्या होगा e टू पावर टी आर। ओके, e टू पावर टी आर इंटू e टू पावर t, तो ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा फाइनली a/√2 पाई 0 माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साइन टी e टू पावर माइनस टी माइनस आर स्क्वायर बाई 2 इंटू डी टी, सॉरी यहाँ साइन 2 पाई टी होगा, साइन 2 पाई टी, और e टू पावर आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। देखो एक्चुअली में ये जो है वो गॉसियन है, ये भी आर है ये भी आर है, तो ये बताओ e के पावर टी आर, e के पावर माइनस का हाफ टी आर और e के पावर टी, इनसे हम सबसे गॉसियन पीडीएफ बना सकते हैं, गॉसियन रैंडम, ये भाई ये कर्नल तो गॉसियन का ही है, कर्नल का मतलब नहीं समझोगे, कर्नल का मतलब होता है कि इन द सेंस पीडीएफ का फॉर्म जो है वो गॉसियन का ही फॉर्म है, फॉर्म तो नॉर्मल का ही है ना, ये तो नॉर्मल हम बना सकते हैं, थोड़ा सा परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर ये बनेगा ये। तो अब मुझे ये बताओ कि ये नॉर्मल को, ये मान लो ये कौन सा है, ये नॉर्मल आर कामा 1 है, ये नॉर्मल आर कामा 1 है ना, ये पीडीएफ क्या है नॉर्मल आर कामा 1, नॉर्मल आर कामा 1, और ये फंक्शन कैसा है, साइन कैसा फंक्शन है, ऑड है इवन है, ऑड फंक्शन है ना, जब साइन ऑड फंक्शन है ये इवन है तो ये इंटीग्रेशन जीरो ही तो जाएगा, तो ये जीरो वैल्यू दे देगा, तो ये वैल्यू क्या आ गई, ये वैल्यू तुम्हारी जीरो आ गई, ये वैल्यू तुम्हारी जीरो आ गई,
बचा क्या, ये बचा। अब लिखो एक्सपेक्टेशन वाई के पावर आर किसके इक्वल हो गया, एक्सपेक्टेशन वाई के पावर आर जो है ये इक्वल हो गया 0 टू इन्फिनिटी वाई टू पावर आर इंटू एफ ऑफ वाई डी वाई। तो ये तो सेम है ना, दिस इज इक्विवेलेंट टू, बिकॉज इंटीग्रेशन है 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू पावर आर एफ ऑफ एक्स डी एक्स। हमने सिर्फ वेरिएबल चेंज कर दिया ना, वेरिएबल तो इंटीग्रेशन में चेंज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन की। दिस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टू पावर आर, तो मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई टू पावर आर मतलब सारे मोमेंट्स इक्वल हो गए, वाई और एक्स के सारे मोमेंट्स इक्वल हो गए, बट एक्स और वाई का पीडीएफ तो सेम नहीं था ना, एक्स और वाई के पीडीएफ हमने अलग अलग लेकर चला था ना। बात समझ में आई? और इजी एग्जांपल बना सकते हो तुम, और इजी एग्जांपल का मीन्स एक ऐसी फैमिली ले लो जिसका मतलब, और इजी एग्जांपल मैं सॉल्व किया था, मैंने लिखा था मुझे याद नहीं करंट में, लेकिन मैं सॉल्व एग्जांपल भेजूंगा और इजी। ये मतलब थोड़ा सा लेंदी था एक्चुअली में। इसमें क्या करना है कि क्वेश्चन का मेन लॉजिक क्या है कि एक ऐसा रैंडम वेरिएबल एक्स टेक करो, ठीक है, जो कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर जाए, और वाई एक ऐसा बनाओ कि इसका मोमेंट मतलब इसमें एक ऐसा फंक्शन ले लो जिसमें ऐसा टर्म आ जाए वाई के पावर आर एफ ऑफ वाई, और एक ऐसा फंक्शन यहाँ ले लो जिसमें ऑड फंक्शन से वो पूरा 0 हो जाए ऑड की वजह से। ओके, ऑड की वजह से जब 0 हो जाएगा तो तुम चाहो तो ये भी फंक्शन ले सकते हो ना, 8 की वजह से 0 हो जाए, ठीक है, 8 की वजह से 0 हो जाए ऐसा फंक्शन टेक कर लो। इसमें यही तो लॉजिक लगा ना कि ऑड की वजह से वो फंक्शन 0 हो गए, मोमेंट इक्वल हो गए। समझ में आ रहा सबको या नहीं? अभी तक मेरा वॉइस और वो तो क्लियर था ना, कि ऐसा तो कुछ नहीं था कि वॉइस क्लियर नहीं था। सर क्लियर है वॉइस। और बोर्ड भी अभी तो मैंने मीटिंग खोल लिया है, बोर्ड तो अब विजुअल है ना, मतलब अभी तो दिख रहा होगा ना। तो एग्जांपल समझ में आया Yes, कि हम ऐसा एग्जांपल हम बना सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के मोमेंट्स सारे डिटरमिन सेम हो जाए, बट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिकली नहीं हो सकते। हाँ, किसी को कोई डाउट है इस पे? इस चीज पे किसी को कोई डाउट है? नो सर। ओके, तो आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन क्या था कि नॉर्मल को नहीं फॉलो करेगा, सो नॉर्मल को नहीं फॉलो करेगा, सो काई स्क्वायर को नहीं फॉलो करेगा, दिस इज नॉट फॉलो काई स्क्वायर। ओके, काई स्क्वायर एंड थर्ड दिस इज नॉट इक्वल टू 0। लास्ट फोर्थ ऑप्शन क्या है? फोर्थ ऑप्शन है तुम्हारा, अब इसको चेक करो। फोर्थ ऑप्शन है प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड ऑफ वाई ग्रेटर टी लेस आर इक्वल टू n बाई टी स्क्वायर, यही है ना। तो इसको अब ले लो, इसको प्रूव करते हैं। तो ये तो इजी है, ये तो चेबीचेब से हो जाएगा ना भाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड ऑफ वाई लेस टी, ये हमें ग्रेटर क्या करना है, n अपॉन टी स्क्वायर प्रूव करना। तो इसको ले लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड ऑफ वाई लेस टी। तो ये मतलब ये क्या लिखा है, चेबीचेब लगाओ चाहे मार्कोव लगा दो, चेबीचेब ही लगाओ। चेबीचेब में मतलब क्या ये लिखा है, दिस इज लेस आर इक्वल टू वेरिएंस ऑफ वाई डिवाइड बाई टी स्क्वायर हो गई है। चेबीचेब यही होता है ना। यस तो दिस इज इक्वल टू वेरिएंस n आएगा और टी स्क्वायर, ये हो जाएगा PS2 होगा, ठीक है। चेबीचेब इनइक्वालिटी क्या होती है, चेबीचेब यही होता है, यहाँ पर फंक्शन उसने मॉड का ले लिया, मतलब ये वेरिएंस ही है ना, या तो तुम स्क्वायर कर लो इसको, कोई दिक्कत नहीं, वाई स्क्वायर लेस आर इक्वल टू टी स्क्वायर हो जाएगा। ये ग्रेटर देन टी होगा ना सर, मॉड ऑफ वाई ग्रेटर देन टी अच्छा, लेस हाँ। और इक्वल टू वेरिएंस ऑफ वाई टी स्क्वायर। ये ग्रेटर होगा
नहीं सर, नीचे वाला, ऊपर वाला तो सही था, वो उधर 1 सॉरी, माइनस ये हो जाता लेस था। था, अगर ये लेस है तो ये ग्रेटर होगा। हाँ, ये ग्रेटर होगा ना। हाँ, ये ग्रेटर होगा, अगर लेस होता तो 1 माइनस हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ ग्रेटर का चाहना है। ठीक है, चेबीशेव इनइक्वालिटी आई है मार्कोव से, क्योंकि यहाँ पर जैसे हम मॉड वाई लिखे हैं ना, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर हम मार्कोव लगाएंगे तो दिस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड वाई, एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड वाई ना, यही होगा ना? यस सर। अ, तो y माइनस उसका मीन भी होता है सर, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू का होल स्क्वायर वेरिएंस हो जाएगा सर। चलो ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा बताओ, मैंने एक दिन पूछा था कि कल मैंने शायद ये कल ही बात, कल क्लास थी ना, परसों थे, तो कल तो मार्च हुआ। परसों मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि अगर थीटा ग्रेटर 0 है तो इसका वो क्या होगा, एमएलई। अब देखो वही क्वेश्चन आ गया, जस्ट इसके नीचे क्वेश्चन है। ठीक है, सर हाँ हेलो, बोलो बोलो। पीछे वाले क्वेश्चन में जो इनइक्वालिटी है, आई थिंक गलत हो गई है। लेस और इक्वल टू पे वेरिएंस होता है ना, जब ग्रेटर देन एक करेंगे मिनट, तब 1 माइनस होता है। मैं बताता हूँ क्या होता है। देखो, प्रोबेबिलिटी अगर x ग्रेटर t है, दिस इज लेस और इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x बाई टी, ये होती है मार्कोव इनइक्वालिटी। ओके, हमेशा मार्कोव याद रखो, मार्कोव। अब उसने बोला, क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड y ग्रेटर t, सो दिस इज लेस इक्वल टू expectation of y mod of y upon t, so this is equal to nothing equal to variance of y divided by t square. Okay, so this is equal to n by t square. Okay, यस सर। ये चेबीशेव से है। ठीक है, मार्कोव से चेबीशेव से आया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ मार्कोव में जी ऑफ एक्स, यहाँ पर जी ऑफ एक्स जो होता है वो स्क्वायर का होगा। ठीक है, यहाँ स्क्वायर का जी ऑफ एक्स होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ एक्स जो होता है वो शायद नॉन निगेटिव रैंडम वेरिएबल होता है ना। नहीं, नॉन निगेटिव नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये चेबीशेव से है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x1 x2 सो ऑन xn दिस फॉलोज नॉर्मल 0 कामा नॉर्मल थीटा कामा 1, और यहाँ थीटा ग्रेटर 0 दिया, तो मुझे बताओ इसका एमएलई क्या होगा, एमएलई, इसका एमएलई क्या होगा? 0 टू x बार। मैक्सिमम ऑफ 0 टू x बार, यही होगा ना? यस सर। इसका एमएलई यस ये सर। होगा ना, अगर 0 होगा इफ x बार एंड और क्या होगा, x बार होगा इफ x बार। ओके, ठीक है। अब जो होता है एमएलई इज अ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। सर नॉट ऑलवेज। ठीक है, छोड़ो ये मत आओ इसमें मत। अब उसने बोला है कि टी अगर एमएलई है तो इसका एमएलई क्या है, टी है। ठीक है, अगर टी एमएलई है तो इसमें कौन सा ट्रू होगा ये बताओ। पहला ऑप्शन दिया है उसने, एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा टी माइनस थीटा ग्रेटर आर इक्वल टू 0, और एक कंडीशन है थीटा ग्रेटर आर इक्वल टू 0। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है एक्सपेक्टेशन ऑफ टी माइनस थीटा इक्वल टू 0। सेकेंड ऑप्शन है थीटा मतलब थीटा कैफ है। ठीक है, ओ सॉरी थीटा, ओके ठीक है, ये टी है ना,
थर्ड ऑप्शन है एक्सपेक्टेशन ऑफ t माइनस थीटा लेस 0। फोर्थ ऑप्शन है देयर एग्जिस्ट थीटा नॉट सच दैट greater 0 such that okay theta naught and expectation of theta t minus थीटा ग्रेटर 0। अब बताओ इसमें क्या होगा ट्रू। तुमने बोला एमएलई जो ऑलवेज कंसिस्टेंट नहीं होता है एमएलई ना। Yes. यस जो वो सफिशिएंट स्टैटिस्टिक हो जाती है तब हो जाती है। ऐसा कोई एग्जांपल बता सकते हो जिसमें एमएलई कंसिस्टेंट ना हो। हाँ सर, एक एग्जाम में आया था क्वेश्चन सर, वही है। एमएलई ऑलवेज नॉट कंसिस्टेंट। तो फिर एससी गुप्ता जी का बोर्ड में क्रामर राव ने क्वालिटी में इसका प्रूफ क्यों दिया था। वैसे तुम्हारा बात तो सही, मुझे एमएलई ऑलवेज कंसिस्टेंट ये तो थोड़ा डाउट है। सर एक क्वेश्चन है सर, मैं भेज दूंगी आपको। एमएलई इसमें लिखा है एमएलई आर ऑलवेज कंसिस्टेंट एस्टिमेटेड बट नीड नॉट टू बी अनबायस्ड। ये तो सही है, अनबायस्ड तो नहीं होता एमएलई, लेकिन कंसिस्टेंट ऑलवेज। और सफिशिएंट के केस में जिसने बोला था वो क्या है कि अगर सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स है तो एमएलई मतलब क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो सफिशिएंट स्टैटिस्टिक यस सर। एमएलई तो सफिशिएंट स्टैटिस्टिक का फंक्शन होती है ना, अगर सफिशिएंट एस्टिमेटर एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब सॉरी अगर मतलब सफिशिएंट स्टैटिस्टिक एग्जिस्ट कर रही है तो एमएलई का फंक्शन तो होता है। एमएलई यूनिक होता है आई थिंक ऐसे केस में। नहीं, एमएलई का जब फंक्शन होता है वो। एमएलई यूनिक कभी नहीं, एमएलई का फंक्शन होता है वो। ओके ओके कंफ्यूजन है सर मुझे। मतलब इफ अ सफिशिएंट एस्टिमेटर एग्जिस्ट देन इट इज अ फंक्शन ऑफ एमएलई, मतलब वो एमएलई का फंक्शन होगा। और कंसिस्टेंसी की जो बात बोला जिसने कि कंसिस्टेंट नहीं होता ऑलवेज, अच्छा तुमने क्वेश्चन भी सेंड किया क्या ये वाला। मैं मुझे Yes, थोड़ा sir. डाउट है क्योंकि इसने एक्चुअली में जो काउंटर बुक है ना मैंने भेजा था उस पे भी ये क्वेश्चन था। अच्छा ये क्वेश्चन पर नॉर्मल के केस में तो कंसिस्टेंट होगा ना, तो यहाँ लगा दो। यहाँ तो हम लगा सकते हैं ना, इस मतलब इस फैमिली पे।
हाँ जरूर नहीं, लेकिन इस वाले में तो कंसिस्टेंट होता है ना, नॉर्मल थीटा कामा 1 में कंसिस्टेंट होगा एमएलई कि नहीं, इसमें जो भी एमएलई निकल कर आया वो तो कंसिस्टेंट यस होगा। सर। तो इस क्वेश्चन से हमसे क्या, इस क्वेश्चन में तुम लगाओ कंसिस्टेंसी। तो ये क्या डिफाइन किया मैंने, 0 एक्स बार लेस 0 एंड एक्स बार ग्रेटर इक्वल। अच्छा एमएलई लगाओ, वो लगाओ चाहे लगाओ कंसिस्टेंट। अच्छा मुझे ये बताओ उसने क्या बोला, उसने बोला कि एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा टी माइनस थीटा, पहला ऑप्शन ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो 0 तो सबको समझ में आ रहा होगा कि क्यों होगा, क्योंकि अगर एक्स बार एमएलई है तो ये 0 होगा। अगर एक्स बार एमएलई है तो एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा माइनस थीटा करोगे तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार माइनस थीटा, और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार क्या होगा, ये होगा थीटा माइनस थीटा, तो ये 0 होगा कि नहीं, बोलो। यस सर। ठीक है, लेकिन अब मुझे ये बताओ कि ये ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा कि लेस 0 होगा। सर लेस 0 होगा, क्योंकि 0 हो जाएगा एमएलई तो यहाँ पे माइनस थीटा हो जाएगा सर। क्यों, तब एक्स बार भी तो निगेटिव वैल्यू लेगा ना, यस सर। जब एक्स बार निगेटिव वैल्यू लेगा मतलब थीटा भी निगेटिव वैल्यू लेगा, एक्स बार मतलब समझ, थीटा भी निगेटिव वैल्यू लेगा। भाई जब एक्स बार तुम्हारा निगेटिव वैल्यू लेगा यानी 0 एमएलई हम लिखेंगे, तो ये थीटा क्या है, मतलब इसका मीन्स क्या है, इस वाली क्वांटिटी का मीन्स है एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा टी ग्रेटर और इक्वल टू थीटा, इसका यही मतलब है ना। पहले ऑप्शन का यही मीन्स हुआ ना। और टी है यस क्या, सर। टी है क्या, टी है मैक्सिमम ऑफ 0 कामा एक्स बार। अब मुझे बताओ कि इसका एक्सपेक्टेशन क्या होगा, थीटा से मैक्सिमम होगा या थीटा, अब इसका डायरेक्ट एक्सपेक्टेशन एक बार फाइंड करो, मैक्सिमम 0 कामा एक्स बार का क्या होगा एक्सपेक्टेशन, मैक्सिमम 0 कामा एक्स बार होगा क्या, दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू एक्स बार बाई 2 प्लस 1/2 मॉड ऑफ एक्स बार। ओके, तो ये बताओ मुझे कि ये क्वांटिटी तो तुम्हारी इक्वल टू किसके आएगी, थीटा के, थीटा बाई 2, और ये क्या हो जाएगा 1/2 मॉड ऑफ एक्स बार। बताओ भाई, एक्स बार जो फॉलो करेगा वो फॉलो करेगा नॉर्मल थीटा कामा 1/n, यही फॉलो करेगा ना। तो अगर मॉड का करना है, मॉड का फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, मीन्स ये एक्सपेक्टेशन तुम्हारा 0 से तो बिगर ही होगा, ये बात से सब लोगों को होगी नहीं, क्योंकि मॉड फंक्शन है ये तो 0 से, ये मतलब क्या है, मॉड फंक्शन है तो ये 0 से तो बिगर ही होगा ना। सर थीटा से बिगर होगा ना। सॉरी मैं एक्चुअली मैं एक्स बार माइनस थीटा की सोच रहा था, तो ये थीटा से बिगर होगा, तो जब ये थीटा से बिगर होगा तो मान लो थीटा प्लस 1 भी वैल्यू ले रहा है, तो ये क्वांटिटी पूरी तो तुम्हारी थीटा से बिगर ही आएगी ना जब फाइनली हम ऐड करेंगे।
और वो थीटा से जब ये बिगर होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स नॉट एक्स बार, ये तुम्हारा ये बिगर होगा थीटा से, तो ओवरऑल क्वांटिटी कितनी आएगी, बिगर आएगी ना थीटा से, क्योंकि हाफ है ये, थोड़ा सा भी बड़ा हो जाएगा तो बिगर तो आ ही जाएगी। पॉइंट में भी मैं अगर बिगर कर दूं, देखो एक चीज करना, 1 के पावर तुम 30 से 1 के पावर कितना भी करो, मतलब 1 के पावर एक बार मैंने एक जगह पढ़ा था 1.01 के पावर ऐसे था, मतलब यहाँ पर कुछ, यहाँ पर 64 था शायद, वो 37 वैल्यू आई थी, पर इसकी वैल्यू 1 ही आई थी। मतलब एक्चुअली मैं वो ये कहना चाह रहा था कि अगर तुम 0.01 भी अपने लाइफ में डेली इंक्रीज करोगे तो तुम 37 तक पहुंच जाओगे। वो ये है कहना चाह रहा था, ऐसे मैं पढ़ रहा था एक बार कहीं। तो लेकिन इसमें वही मैं कह रहा हूँ कि अगर 0.01 भी बिगर होगा तो थीटा से ओवरऑल बिगर आएगा, तो यही तो प्रूव करना था हमें। बात अभी क्लियर नहीं होगी आधों को, समझ नहीं आया होगा ना। देखो इसका एमएलई एक्चुअल में इसका एमएलई पॉजिटिव आ रहा है, निगेटिव एक ही केस में, इसका एमएलई मैक्सिमम 0 का मैक्स बार आ रहा है, और मैक्सिमम 0 का मैक्स बार का जब तुम एक्सपेक्टेशन फाइंड करो, मैं कंसिस्टेंसी से नहीं जा रहा क्योंकि कंसिस्टेंसी में थोड़ा कंफ्यूजन है। तो ये एमएलई जो इसका जो एक्सपेक्टेशन आएगा, ये थीटा से थोड़ा सा बिगर आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव लेगा तो थीटा से कुछ बिगर आएगा। जब थीटा से थोड़ा सा बिगर आएगा, ये θ/2 है, तो ओवरऑल तो थीटा से बिगर ही आएगा इसका एक्सपेक्टेशन, या तो उसके इक्वल आ सकता है। बात क्लियर हुई है ना, यही हमें प्रूव करना था। अब यहाँ से ये लाइन तो ये चीज तो वही लिखा ना, थीटा। ओके, अब किसी को डाउट हो तो पूछो भाई। किसी को कोई डाउट है तो पूछो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, और क्या। इसमें यही ऑप्शन 2 है, ठीक है, बाकी तो फाल्स समझ ही गए होगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जस्ट इसके नीचे है, वो 565 है। 565 में क्वेश्चन क्या है कि एक्स आई तुम्हारा नॉर्मल 0 कामा सिग्मा स्क्वायर से है, नॉर्मल 0 कामा सिग्मा स्क्वायर से, नॉर्मल 0 कामा सिग्मा स्क्वायर से। तो कह रहा व्हिच इज द अनबायस्ड एंड कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा। अच्छा, सिग्मा का कंसिस्टेंट एंड अनबायस, कंसिस्टेंट एंड अनबायस्ड। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि कौन सा ऑप्शन इसमें ट्रू होगा। फर्स्ट ऑप्शन, ये तो इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है तुम्हारा √2π/2 i = 1 to n। मेरे हिसाब से पहला ही ट्रू होगा, वाई आई, क्योंकि अनबायसनेस तो इनवेरियंस प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। थर्ड तुम्हारा है पहला वाला अनबायस्ड आ रहा है। पहला अनबायस्ड आ रहा है और बाकी अनबायस्ड नहीं आएंगे ना। जैसे मेरे हिसाब से पहला ही ट्रू होगा। यहाँ वाई आई नहीं है, सॉरी एक्स आई है, ठीक है।
अब बताओ कि इसमें कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा? अच्छा, फोर्थ का अनबायस कैसे चेक करोगे कि अनबायस नहीं है? कोई बता सकता है कि कैसे चेक करेंगे? काई स्क्वायर में चेंज करेंगे। राइट, काई स्क्वायर में चेंज करना, और इसको मानना एक रैंडम वेरिएबल, रूट के अंदर लोगे तो रूट के अंदर काई स्क्वायर का हम पीडीएफ निकाल सकते हैं, वो एक्सपेक्टेशन निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन मैं एक बार बता चुका हूँ, ऐसा आया है कि मतलब गेट नेट पे ही आया है, मैं बता चुका हूँ, ठीक है। देखो इसको समझ लोगे तो ये हो जाएगा, इसको समझो। जैसे ये क्या दिया, √1/n समेशन xi स्क्वायर, तो ये बताओ मुझे समेशन xi स्क्वायर अपॉन n, तो भाई xi जो है वो फॉलो कर रहा है तुम्हारा नॉर्मल 0 का सिग्मा स्क्वायर को, तो ये बताओ xi डिवाइड बाय सिग्मा क्या फॉलो करेगा? नॉर्मल 0 का 1 को। ओके, देन xi स्क्वायर अपॉन सिग्मा i स्क्वायर ये क्या फॉलो करेगा? का स्क्वायर 1 को। देन अगर समेशन लगा दें तो क्या फॉलो कर जाएगा? समेशन i इक्वल टू 1 to n क्या फॉलो कर जाएगा? सिग्मा काई i नहीं, स्क्वायर एन। का स्क्वायर n। तो अब समेशन xi स्क्वायर ये फॉलो कर रहा है तुम्हारा सिग्मा स्क्वायर एंड का स्क्वायर n को। तो भाई ये रैंडम वेरिएबल का पीडीएफ ये है, मान लो ये y रैंडम वेरिएबल है, तो दिस इज नथिंग बट दिस इज √1/n y। तो भाई 1/√n बाहर ले लो और रूट वाई, अब तो ये इजी हो गया ना। y एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका पीडीएफ है सिग्मा स्क्वायर का स्क्वायर n। ओके, या तो तुम y अपॉन सिग्मा स्क्वायर को ये कर लो, मतलब सिग्मा स्क्वायर एक कांस्टेंट है तो तुम मल्टीप्लाई कर दो या फिर अलग ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसका अगर तुम्हें एक्सपेक्टेशन फाइंड करना है तो ये y ऐसा रैंडम नहीं, तो ये मुझे लग रहा है इक्वल आएगा नहीं, ठीक है। अब इसका कंसिस्टेंसी चेक कर लो पहले का, अनबायसनेस तो है पहला, लेकिन कंसिस्टेंसी चेक कर लो। तो √π/2 एंड समेशन ऑफ mod xi i इक्वल टू 1 to n। तो एक्सपेक्टेशन कैसे चेक करेंगे इसका? एक्सपेक्टेशन ऑफ mod x क्या होगा? √2/π इंटू सिग्मा होगा। ओके, अब ये जिसको नहीं पता वो मीन डेविएशन अबाउट मीन पढ़े पहले। तो √π/सिग्मा π/2 इंटू एक्सपेक्टेशन, जब इसका हम लेंगे अनबायस चेक करने के लिए तो कितना हो जाएगा? समेशन i इक्वल टू 1 क्या हुआ? 1/n भी। सर अच्छा, हाँ 1/n भी 1/n भी आएगा। सर √2/π/2 1/n is n स्क्वायर है क्या वो? n/1/n बाहर है एक हिसाब से, yes sir। तो 1/n बाहर तो है, 1/n summation I varies from 1 to n mod of xi लिखा है। तो 1/n and √π/2 and this is equal to √2/π into sigma, so this cancel out, this is into n आएगा क्योंकि n टर्म है ना, तो n से n भी कैंसिल हो जाएगा, ये सिग्मा हो जाएगा। तो ये अनबायस हो गया, ये अनबायस तो शो हो गया। रूट के अंदर रूट के अंदर तो है नहीं 1/n, 1/n अगर रूट के अंदर है तो नहीं हो सकता, वो ऐसा एस्टिमेटर दिया था, यहाँ 1/n था, हो गया ये। अब इसका कंसिस्टेंसी कैसे चेक करेंगे बताओ? वेरिएंस चेक कर लो इसका। तो वेरिएंस ऑफ mod xi क्या होगा बताओ? ये मैं एक दिन बताया था। क्या होगा वेरिएंस ऑफ xi mod xi? ये होगा 1/(2/π) इंटू सिग्मा स्क्वायर, यही होगा ना? वेरिएंस तो यही होगा ना?
और अगर n टर्म है तो n टर्म का वेरिएंस क्या आएगा, n स्क्वायर n बाहर आ जाएगा, तो इसका ओवरऑल इसका जो वेरिएंस आएगा मॉड xi का मैंने वेरिएंस ही लिखा है, यहाँ 1/n से मल्टीप्लाई है तो ये आ जाएगा 1/n रूट पाई बाई 2 एंड 1/n स्क्वायर एंड 1 माइनस 2 बाई पाई सिग्मा स्क्वायर एंड n, तो n से n कैंसिल और ये ऊपर वाला कांस्टेंट है, n टेंड्स टू इंफिनिटी पर ये 0 चला जाएगा। तो ये तुम्हारा कंसिस्टेंट है, तो पहला तो तुम्हारा कंसिस्टेंट हो गया। अब बाकी तुम लोग चेक कर लेना, ठीक है। पहला कंसिस्टेंट शो कर दिया मैंने, बाकी टफ नहीं है, कोई भी टफ नहीं, क्योंकि बाकी के क्वेश्चन कहीं ना कहीं मैंने रिपीट किया है। तो अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछो। इस क्वेश्चन में मतलब आगे ना कर पाए तो पूछो, मैंने हिंट दे दिया है। अब ये क्वेश्चन वेरिएंस कैसे है इसके लिए तुम लोग प्रीवियस वीडियो देखो, ठीक है। हाँ, और एक दो वीडियो में मुझे लग रहा है रिपीट हो चुके हैं वीडियो। मैं सर को बोला हूँ कि सर हटा देंगे वो वीडियो, आज मैं नया कुछ वीडियो अपलोड कर दूंगा। इसलिए मैं अभी मुझे फीवर, मतलब कल मुझे फीवर हो गया था तो मैंने कल क्लास भी नहीं लिया था। कल मैं एक्चुअली मैं संगम चला गया था तो मैं काफ़ी थक गया था तो मुझे फीवर हो गया था, ठीक है। तो मैंने क्लास भी नहीं लिया ना मैंने कुछ अपलोड किया, तो आज मैं अपलोड करूँगा। बाकी और किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लो, नहीं बाकी अगर इस पर और इन्फ्लुएंस का क्वेश्चन होगा तो सॉल्व करते हैं, नहीं तो मेरे हिसाब से अब कोई क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन एक और बचा है, इस क्वेश्चन को मैं सोच रहा हूँ कल करवाऊंगा, क्योंकि तुम लोगों को मैं एक टास्क बस एक चीज़ बोल देता हूँ कि ये पढ़ लेना, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा ये मुझे बतलाओ कि जैसे मान लो कन्वर्जेंस पढ़ लेना, कन्वर्जेंस पॉइंट वाइज यूनिफॉर्म और कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, कन्वर्जेंस इन आरिथमीन, कन्वर्जेंस इन ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्जेंस इन कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये भी पढ़ लेना। इसमें बस वही बोला है कि एक्स ऑर्डर n मतलब एक ऐसा रैंडम वेरिएबल है कि भाई ये सब किस लिए पढ़ना है? क्या हुआ, ये सब किस लिए पढ़ना है? किस लिए पढ़ना है मतलब? अभी आप कह रहे थे ना पढ़ लेना किसी को। हाँ, मतलब कन्वर्जेंस पढ़ना है, कन्वर्जेंस। अच्छा, ये कन्वर्जेंस वाली थ्योरी कह रहे हैं आप? हाँ, ये पढ़ लेना। और कन्वर्जेंस में एक्चुअली चार तरह कन्वर्जेंस, जैसे कन्वर्जेंस इन एलपी नॉर्म होता है, एलपी नॉर्म का मतलब होता है एल के पावर पी नॉर्म से कन्वर्जेंस। अब पी नॉर्म्स कन्वर्जेंस का मतलब होता है आर एफ मीन में ही कन्वर्जेंस, स्क्वायर होता है थर्ड मोमेंट फोर्थ मोमेंट ऐसा फोर्थ मीन, ठीक है। एलपी नॉर्म हो गया वो, तो मैं एलपी नॉर्म बोलता हूँ, लेकिन तुम लोग जो बोलना चाहो। फिर उसके बाद कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, कन्वर्जेंस इन मीन एंड वो एलपी नॉर्म में ही आ जाएगा। फिर आता है तुम्हारा ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी। अब कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन में दो तरह के डिस्ट्रीब्यूशन आते हैं, एक तो होता है कन्वर्जेंस इन कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, एक होता है कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में देखो, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में हम दो तरह से कन्वर्ज बता सकते हैं ना कि ये कन्वर्ज करना है, या तो तुम उसका कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन को शो कर दो, क्योंकि कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन की जो डिफिनीशन है वो एक कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन से दी गई है, एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से दी गई है। तो ये डिफिनीशन पढ़ लेना, इस डिफिनीशन को पढ़ के आना, फिर मैं बताऊंगा कि ये कैसे ट्रू है। और पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस पढ़ना, यूनिफॉर्मली पढ़ लेना, अभी तो यूनिफॉर्मली का यूज है नहीं, लेकिन पॉइंट वाइज का ये पॉइंट वाइज कन्वर्ज करवा रहा है। वैसे इस पे तो ट्रू होगा, देखो अगर एक्सपेक्टेशन कन्वर्ज करा तो रैंडम वेरिएबल तो कन्वर्ज नहीं करेगा, रैंडम वेरिएबल कन्वर्ज करा तो एक्सपेक्टेशन कन्वर्ज करेगा, लेकिन थर्ड ट्रू है, थर्ड श्योर ट्रू हो सकता है, क्योंकि अगर रैंडम कन्वर्ज करा तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन में कन्वर्ज करेगा, लेकिन एक्सपेक्टेशन में जरूरी नहीं कन्वर्ज करे। ठीक है, ये पढ़ कर आना, मैं बताऊंगा कल काउंटर एग्जाम्पल में दूंगा इसके। अगर ना समझ में तो काउंटर एग्जाम्पल जो भेजा उसमें पढ़ना ये चीज़। अगर पहले तो पीडीएफ डाउनलोड करना, जो ना समझ में आया करे वो गूगल कर लिया करो, गूगल में अच्छा चीज़ मतलब दे देते हैं, गूगल से अच्छा मतलब मटेरियल मिल सकता है। बाकी किसी को कोई डाउट हो तो पूछ ले, नहीं तो यहीं क्लास इन करते हैं। ओके, इन करते हैं फिर, बोलो। नहीं सर, कोई नहीं है। ओके।
थैंक यू। ओके थैंक यू।